यह सिर्फ एक कहानी नहीं, प्रमाण है इतिहास के उन घटनाओं का जिसने इस धरा पर लकीर खींचा और जीवन दान दिया एक नए मुल्क को, जिसे आज हम शान से भारत कहते हैं। हिंदुस्तान महज एक धरती का टुकड़ा नहीं, इसके आत्मा में समाई हुई है एकता, अखंडता, बलिदान, भारत के बेटे बेटियों का, जुझारू और हार न मानने वाले नेतृत्व का, मिट्टी की शान के लिए मर मिटने वाले उन जवानों का, उनके पराक्रम का, इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले उस कोमल हृदय का, भारत माता की अस्मिता पर अंगुली उठाने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के उस जज्बे का। इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 1947 के अगस्त महीने के 14 तारीख की उस रात को, जब सारा जग सो रहा था और उस मध्य रात्रि में जन्म लिया एक राष्ट्र ने। आने वाले वर्षों के लिए लिए जाने वाले फैसले भारत का भविष्य निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करने वाले थे, लेकिन भारत परिस्थितियों से परे नहीं था। यह सन 1965 की बात है, जब पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए भेजे जम्मू कश्मीर में। अस्मिता की आन बान और शान रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 22 दिन का युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने 15 दिन के अंदर पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर को पूरी तरह असफल कर दिया और उनके कश्मीर जीतने के इरादों पर पानी फेर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने एयर मार्शल अर्जुन सिंह से पूछा कि हम पाकिस्तान पर हवाई हमले कर सकते हैं, तो अर्जुन सिंह ने उत्तर दिया, जी 15 मिनट के अंदर। और देखते ही देखते भारत ने पाकिस्तान के 100 टैंकों को नस्ते नाबूद कर दिया और युद्ध समाप्ति तक पाकिस्तान के 1920 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, भारत चीन सीमा पर एक हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत हुई और चीनी सेना ने 1962 में लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पास एक साथ हमले करने प्रारंभ कर दी, जिसने हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत का अस्तित्व ही मिटा डाला। इस युद्ध में गर्व की बात यह थी कि भारत की तरफ से मात्र 12,000 भारतीय जवान चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने वीरतापूर्वक चीनी सेना का सामना किया। बहरहाल परिस्थितियां अनुकूल न होने और भारतीय वायु सेना को प्रयोग में न लाने की वजह से भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। समय का चक्र जा पहुंचता है 1970 में, जब पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, जिसके तहत वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के किसी नेता को पूर्वी पाकिस्तान का शासन मंजूर नहीं था। तब पाकिस्तान के जनरल याया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन को दमन करने की मुहिम शुरू कर दी और 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी मजबूरन भारत भाग कर आ गए और पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश पर जनरल सैम मानेकशॉ ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन किया और 13 दिन में युद्ध समाप्त कर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान अपनी रूह में विकास की ज्वाला लिए अग्रसर था। फिर आया 18 मई 1974 का वह दिन, जो भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चकित कर दिया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह परीक्षण देश को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की राह में पहला कदम था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एक दौर शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का, जिसके साथ साथ भारत जूझ रहा था प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से, जिसके सुधार हेतु नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया। यह समय हर्षोल्लास का था जब 13 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया है और भारत परमाणु संपन्न देशों की सूची में आ चुका है। यह भारत के लिए बहुत ही बहुमूल्य स्ट्रैटेजिक उपलब्धि थी। इस परमाणु परीक्षण को बुद्धा इज स्माइलिंग अगेन की संज्ञा दी गई। भारत की इस कदम की जहां देशों में तारीफ हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी आलोचना भी हुई। अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे देशों ने भारत की आलोचना करते हुए
उस पर प्रतिबंध भी लगाए। भारत की परीक्षण के 1 माह के अंदर ही पाकिस्तान ने भी 2 परमाणु परीक्षण की घोषणा की। इससे भारत का यह दावा साबित हो गया कि पाकिस्तान चुपके से परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए 1 महीने में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर पाना असंभव था, यानी इसके लिए वह पहले से ही तैयार था। हिंदुस्तान को अपनी 52वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले एक और पराक्रम का परिचय देना बाकी था। उस पराक्रम को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते। 1999 के मई और जुलाई के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना को भी कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। दुश्मन काफी ऊंचाई पर था और भारतीय सेना उनके आसान निशाने पर, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने अपना मनोबल कायम रखते हुए पाकिस्तानी फौज पर धावा बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने विलक्षण वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया और हिंदुस्तान को विजय श्री की प्राप्ति हुई। पाकिस्तान को सारे स्ट्रेटेजिक चोटियां खाली करनी पड़ी। आज कारगिल विश्व में सबसे ऊंची स्ट्रेटेजिक पोस्ट के लिए विख्यात है। आज हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब हम 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोग, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों के प्रणव का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव स्वराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, वैश्विक शांति का और विकास का महोत्सव है। आजादी के आंदोलन के इतिहास के तरह ही आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। हम भारतीय चाहे देश में रहें या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। भारतीय सभ्यता में एक अनोखा गुण है जो विलक्षण अच्छी चीजों को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। इसका व्यवहारिक प्रमाण है हमारा संविधान, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। संविधान में भगवान बुद्ध के अनेक सिद्धांतों और उपदेशों को भिन्न भिन्न प्रकार से आलिंगन किया गया है। बुद्ध के दिए हुए धर्म का सिद्धांत यह कहता है कि अपने स्वयं और समाज के प्रति कर्म करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, जिसका उल्लेख हम संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्यों में पाते हैं। बौद्ध नीति जो सारे मनुष्य के प्रति समानता का आग्रह करता है, इसका प्रतिबिंब हमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार में मिलता है। इस प्रकार हम बुद्ध के उपदेशों का प्रतिबिंब कई अनुच्छेदों में पाते हैं, जिसमें मुख्य है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें सर्वोपरि है संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हम आजादी, समानता, न्याय और भाईचारे जैसे सिद्धांतों का उल्लेख पाते हैं। इसके साथ ही आपसे विदा लेना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।